इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिकोस्टमी, ट्रिकोस्टमी ट्यूब और ट्रिकोस्टमी केयर के बारे में। तो सबसे पहले ट्रिकोस्टमी। ट्रिकोस्टमी क्या है? ट्रिकिया एंड ऑस्टमी। ट्रिकिया, जो आपको ये व्हाइट कलर की रिंग्स देखने को मिल रही हैं, ये हमारा ट्रिकिया है। एडल्ट में 16 टू 20 ट्रेकियल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ट्रेकिया, ये हमारा ट्रेकिया है। 16 टू 20 रिंग्स इसमें प्रेजेंट होंगी। अब ट्रेकियोस्टमी, ट्रेकिया एंड ऑस्टमी। ऑस्टमी का मतलब है आप एक ओपनिंग बना रहे हैं। ओपनिंग, ट्रेकिया में ओपनिंग बना रहे हैं, उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकिया, ट्रेकिया में आपने एक ओपनिंग बनाई। ट्रेकियोस्टमी, उसमें जो आपने ट्यूब इंसर्ट की उसे हम बोलेंगे टीटी ट्यूब, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। और हम ये क्यों कर रहे हैं? पेशेंट का एयरवे मेंटेन करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए। किसी भी वजह से अगर पेशेंट जो है वो इनहेल नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर एयर नहीं जा रही है, लंग्स तक एयर नहीं जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, उस केस में एयरवे मेंटेन करने के लिए, एयरवे स्टैब्लिश करने के लिए हम ट्रेकिया में एक ओपनिंग करेंगे और उसमें ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, जिसके थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन या फिर एयर इंसर्ट करेंगे। उसे हम बोलेंगे ट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। ये हमारा पेशेंट में आपने ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इंसर्ट की है और उसके साथ पेशेंट में ये वेंटिलेशन या फिर ऑक्सीजन का सोर्स अटैच किया है। अब जो ये हमारा ये वाला अडेप्टर है, ये हमारा 15 का रहता है। इसके साथ आप जो हमारे वेंटिलेटर है या अदर सोर्सेज हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन मास्क है, अलग से एक ट्रिकोस्टमी का ऑक्सीजन मास्क आता है, उसे आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ट्रिकोस्टमी क्या है? एक ओपनिंग बनाई है आपने डायरेक्टली इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकिया में एक ओपनिंग बनाई एयरवे स्टैब्लिश करने के लिए, उसे हम बोलेंगे ट्रिकोस्टमी। और इस ट्रेकोस्टमी को मैकेनिकल वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सोर्स के साथ अटैच किया पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड्स को पूरा करने के लिए। जब भी हम ट्रेकोस्टमी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, उसे हम बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। और अगर पेशेंट स्टेबल है और उसमें हमने ट्रेकियल ट्यूब जो है उसे रिमूव करना है, उसे हम बोलेंगे डी कैनुलेशन। इंसर्शन को हम बोलेंगे ट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन और रिमूवल को बोलेंगे डी कैनुलेशन। इंडिकेशंस क्या-क्या हैं? कब-कब ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट को ट्रेकियल ट्यूब की, ट्रेकियोस्टमी करने की? तो सबसे पहले अगर पेशेंट में फेस या नेक ट्रॉमा है या एडिमा है, कोई एक्सीडेंटल केस है जिसमें फेस या नेक ट्रॉमा है, बर्न केस है जिसकी वजह से एडिमा हुआ है और एयर पेशेंट के एयरवे के अंदर नहीं जा पा रही है, उस केस में आप क्या करेंगे? ट्रेकियोस्टमी करेंगे, डायरेक्टली ट्रेकिया के थ्रू एयर या ऑक्सीजन पेशेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे। दूसरा केस, अगर माउथ कैंसर है, नेक कैंसर है, जिसकी वजह से पेशेंट एयर इनहेल नहीं कर पा रहा है अच्छे से, उस केस में आप ट्रेकोस्टमी कर सकते हैं। लैरिंजियल कैंसर है, लैरिंक्स का कैंसर है, लैरिंक्स के कैंसर में भी एयर अंदर नहीं जाएगी, उस केस में भी आप क्या करेंगे? लैरिंक्स के नीचे जो स्ट्रक्चर है यानी जो ट्रिकिया है, उसमें आप ओपनिंग करके ट्यूब इंसर्ट करके पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं। लैरिंजेक्टमी, जैसे लैरिंक्स का कैंसर है, उस केस में आपने या किसी और रीज़न की वजह से आपको लैरिंक्स की सर्जरी करनी पड़ी, रिमूव करना पड़ा। अब यहाँ पे लैरिंक्स नहीं है, इतना पोर्शन नहीं है, एयरवे की कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो गई है। उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं? पेशेंट में परमानेंट ट्रेकोस्टमी कर सकते हैं, ट्रेकोस्टमी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं एयरवे एस्टैब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जिनको प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेशन की ज़रूरत है, यानी अगर पेशेंट कोमा में है, स्ट्रोक का पेशेंट है या कोई भी और कंडीशन है जिसमें लंबे टाइम के लिए पेशेंट को वेंटिलेशन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत पड़ेगी, उस केस में भी आप ट्रेकोस्टमी कर सकते हैं। पेशेंट हु हैव एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, इसके अलावा हार्ट और लंग डिजीजेज हैं जिसमें पेशेंट को वेंटिलेटर के साथ अटैच करने की ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर डिफिकल्ट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है, आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, तो उस केस में आप ट्रेकोस्टमी कर सकते हैं। या फिर लंबे टाइम के लिए पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब पे रखना पड़ रहा है, रखना पड़ सकता है, तो उस केस में भी हम ट्रेकोस्टमी ट्यूब प्रेफर करते हैं। अब जो हमारी ट्रेकोस्टमी ट्यूब है, उसको आप किन सोर्सेज के साथ, कौन से ऑक्सीजन सोर्सेज के साथ अटैच कर सकते हैं? इसको हम वेंटिलेटर के साथ अटैच कर सकते हैं। ये हमारा वेंटिलेटर है। इस केस में आपने ट्रेकोस्टमी ट्यूब के साथ पेशेंट को वेंटिलेटर के साथ अटैच किया है वेंटिलेशन के लिए। इसके अलावा पेशेंट को ट्रेकोस्टमी मास्क के साथ भी ट्रेकोस्टमी ट्यूब के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में आप पेशेंट को रूम एयर पे भी रख सकते हैं। जो ट्रेकोस्टमी ट्यूब है, उसमें उसे हम रूम एयर पे भी ओपन रख सकते हैं, जिससे एयर अंदर जाएगी और पेशेंट एक्सेल कर सकता है। नेक्स्ट, इंसिजन साइट। तो आप इंसिजन जो है पेशेंट को कहाँ प्रेफर करते हैं? ये हमारा ट्रेकिया है, ये हमारी ट्रेकियल रिंग्स हैं,
ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। तो हम जो प्रेफर करते हैं एडल्ट में, हम प्रेफर करते हैं सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग। तो इसमें हम हमेशा वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे, कभी भी हॉरिजॉन्टल इंसिजन नहीं लगाते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीच में जो स्पेस है वहां पे हम फर्स्ट में करेंगे, ओपनिंग करेंगे। बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग नियर इंटीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिक्वाइड कार्टिलेज। तो जो हमारा क्रिक्वाइड कार्टिलेज है, ये हमारा क्रिक्वाइड कार्टिलेज है। यहाँ पे हमने एडल्ट में मोस्टली 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारा जो है सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग का स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे हम वर्टिकल इंसिजन लगा सकते हैं। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग लगा सकते हैं? 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसिजन आप पेशेंट में लगा सकते हैं। उसके थ्रू आप ट्रेकियोस्मी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे। और अगर पेशेंट की लॉन्ग नेक है उस केस में आप थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग के बीच का स्पेस भी प्रेफर कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रेकियोस्मी ट्यूब। ट्रेकियोस्मी ट्यूब के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो मेनली इसमें हमारे पास 3 पार्ट रहते हैं। फर्स्ट जो हमारा ट्रेकियोस्मी ट्यूब है, इसे हम आउटर कैनुला भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा इनर कैनुला। जो ये हमारा इनर कैनुला है, इसे हम आउटर कैनुला के अंदर इंसर्ट करते हैं। तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूरेटर, जो एज अ गाइड काम करता है। इसे सिर्फ हम तभी यूज करते हैं जब हमने ट्रेकियोस्मी ट्यूब इंसर्ट करनी है, प्लेस करनी है, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब ये तीनों सेम टाइम पे एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। जब भी हमने पेशेंट को ट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करनी है तो हमारे पास जो ट्रेकियोस्मी ट्यूब है इसके साथ ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट रहेगा। उस टाइम पे हमारा जो ये इनर कैनुला प्रेजेंट नहीं रहता है। हमने क्या करना है, जो ट्रेकियोस्मी ट्यूब है इसके अंदर जो है ये ऑब्ट्यूरेटर प्लेस करना है। ऑब्ट्यूरेटर जो रहता है वो हमारा आउटर कैनुला से थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा होगा, जिससे कि उसकी टिप यहाँ से विजिबल होगी और ये एज अ गाइड काम करेगा उस स्टोमा में इंसर्ट करने के लिए। अब आपने क्या किया, जो ये ट्रिक्योस्मी ट्यूब है इसके साथ ऑब्ट्यूरेटर को इंसर्ट कर दिया। ट्रिक्योस्मी ट्यूब इंसर्ट होने के बाद आप जो ऑब्ट्यूरेटर है इसे आप रिमूव कर लेंगे। ऑब्ट्यूरेटर रिमूव होने के बाद जो ये ओपनिंग है यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे हमारा इनर कैनुला। तो पेशेंट के अंदर आफ्टर इंट्यूबेशन जो रहता है वो रहता है हमारा एक ट्रिक्योस्मी ट्यूब और इनर कैनुला। ऑब्ट्यूरेटर हम रिमूव करके एक स्टेराइल कंटेनर में साइड में रख देते हैं। जो हमारी ट्रेकियोस्मी ट्यूब है ये इसका कफ है, जो कि एडल्ट पेशेंट में हम यूज करते हैं और इसे हमें इन्फ्लेट करना होता है। इन्फ्लेट करने के लिए हम 2 ml एयर यूज करते हैं, इससे ज्यादा एयर हम यूज नहीं करते। तो ये हमारी ओपनिंग है, वेल्व है, जहां से आप एयर इंसर्ट करके इसको इन्फ्लेट करेंगे। तो हमारे 3 पार्ट हैं, ट्रेकियोस्मी ट्यूब जिसे हम आउटर कैनुला भी बोलते हैं, सेकेंड इनर कैनुला एंड थर्ड ऑब्ट्यूरेटर। अब पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी आप कौन सी पोजीशन देंगे? तो आपको ऐसी पोजीशन देनी है जिसमें आपको ट्रेकिया अच्छे से विजिबल हो। तो इसमें हम रोज पोजीशन या फिर हाइपर एक्सटेंडेड नेक पोजीशन भी बोलते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, एक रोल या फिर एक पिल्लो जो है पेशेंट की नेक के अंडर प्लेस कर देंगे, जिससे ट्रेकिया आपको अच्छे से विजिबल होगा, ट्रेकियल रिंग आप अच्छे से देख सकते हो। या फिर आप मॉर्निंग स्टिफिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं इसे। ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन है। आप पेशेंट के नेक के नीचे उसे हाइपर एक्सटेंड करने के लिए या तो पिलो रखेंगे या तो रोल रखेंगे, जिससे ट्रेकिया अच्छे से विजिबल होगा, आपको ओपनिंग करने में आसानी रहेगी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहती हैं? जब भी इंट्यूबेशन हो रही है उस टाइम पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, जब भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो ये हमारी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, ये किसके साथ इंसर्ट कर रहे हैं? हमने पहले भी देखा कि हम इसे इंसर्ट कर रहे हैं हमारे ऑब्ट्यूरेटर के साथ। ऑब्ट्यूरेटर के साथ इंसर्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट होने के बाद ऑब्ट्यूरेटर को रिमूव कर लिया जाएगा, उसे एक स्टेराइल कंटेनर में प्लेस करेंगे और ऑब्ट्यूरेटर निकालने के बाद उसकी जगह पे हम डालेंगे इनर कैनुला। इनर कैनुला हम पेशेंट के ट्रेकियोस्मी ट्यूब के अंदर प्लेस कर देंगे। ऑब्ट्यूरेटर एक स्टेलेट, एक ट्यूब गाइड की तरह काम करता है, जो गाइड करता है हमें जब भी हमने इंसर्ट करना है उस टाइम पे। उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई जब भी अटैच होगी वो हमारे जो इनर कैनुला है ये हमारा अडेप्टर है, जो कि हमने देखा है इसका 15 mm इसका डायमीटर रहता है। तो ये ऑक्सीजन सोर्सेज के साथ अटैच होता है। यहाँ पे हमारे पास कोई अडेप्टर नहीं है। जो हमारी मेन ट्रेकियोस्मी ट्यूब है इसके साथ कोई अडेप्टर प्रेजेंट नहीं रहता है। अडेप्टर जो रहेगा वो रहेगा हमारा इनर कैनुला के साथ। तो इनर कैनुला के साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर है, ट्रेकियोस्टमी ऑक्सीजन मास्क है, वो हमारा इनर कैनुला के साथ ही अटैच होगा।
ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है उसमें ऑब्ट्यूरेटर के साथ पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया। उसके बाद जो ये ऑब्ट्यूरेटर इंसर्ट होने के बाद जो ये ऑब्ट्यूरेटर है इसे रिमूव कर लिया और इसकी जगह हमने क्या प्लेस किया, हमारा इनर कैनुला। इनर कैनुला के साथ क्या प्रेजेंट है, हमारा अडेप्टर। अडेप्टर के साथ हम अटैच करेंगे हमारी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब या ट्रेकियोस्टमी ऑक्सीजन मास्क। उसके बाद ये हमारे जो फेलिंजेस हैं, ये हमारे फेलिंजेस हैं, इनको हमने फिक्स करना है सूचर्स के साथ। दोनों साइड से हम सूचर के साथ ट्रेकेओस्टमी ट्यूब को फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे वेलक्रो स्ट्रैप। ये हमारा व्हाइट कलर का जो है, ये हमारा वेलक्रो स्ट्रैप है, इसके साथ हम फिक्स कर देंगे। इन केस अगर स्टोमा जो है, ओपनिंग जो है वो मैच्योर है, अब पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर की ऑक्सीजन सप्लाई की नीड नहीं है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, इनर कैनुला निकालना नहीं है। इनर कैनुला जो है वो पेशेंट के ट्रेकेओस्टमी ट्यूब के साथ ही रखना है, अंदर ही रखना है। क्यों रखना है, अब एयरवे में सिक्रीशंस होती हैं, पेशेंट को ट्रेकेओस्टमी ट्यूब डली है, सिक्रीशंस होंगी। सिक्रीशंस कहाँ आएंगी, उस ट्यूब में भी आएंगे, ट्रेकेओस्टमी ट्यूब में भी आएंगी। तो उस केस में अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा इनर कैनुला है, इनर कैनुला को रिमूव करके उसको क्लीन कर लेंगे। जब आप इनर कैनुला निकालेंगे तो जो हमारा ट्रेकेओस्टमी ट्यूब है, पेशेंट उसके थ्रू इनहेल एक्सहेल कर सकता है। लेकिन अगर आपने इनर कैनुला इंसर्ट नहीं किया होगा, उसकी वजह से क्या होगा, अगर मेन ट्रेकेओस्टमी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, आपको वही रिमूव करके क्लीन करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा हमने इनर कैनुला जो है पेशेंट के अंदर ही प्लेस करके रखना है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर के साथ या ऑक्सीजन सोर्स के साथ अटैच है तब भी, अगर ऑक्सीजन सोर्स या वेंटिलेटर के साथ अटैच नहीं है तब भी हमने इनर कैनुला पेशेंट के अंदर ही प्लेस करके ट्रेकेओस्टमी ट्यूब के साथ रखना है। आउटर कैनुला कभी भी कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू पेशेंट के अंदर एयर जा रही है, इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, तो ये कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे साइजेस। तो एडल्ट के लिए अलग साइज रहता है, बच्चों में पीडियाट्रिक पेशेंट में अलग साइज रहता है। जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें जो हमारा ट्रेकेओस्टमी ट्यूब का साइज है हम प्रेफर करते हैं 2.5 टू 3 mm। टॉडलर में 3 टू 3.5 mm, स्कूल एज में 3.5 टू 4 mm, बच्चों में, चिल्ड्रन में 4 टू 5 mm, एडल्ट में हम यूज करते हैं 5 टू 6.5 mm। कॉमनली जो यूज होती है वो होती है हमारी एडल्ट में 5.5 mm। नेक्स्ट है हमारे ट्रेकेओस्टमी ट्यूब के टाइप्स। हमारे पास अगर हम देखें मटेरियल बेस पे, हमारे पास दो तरह की ट्रेकेओस्टमी ट्यूब रहती है। एक रहती है हमारे पास प्लास्टिक की और एक रहती है हमारे पास मेटल की। तो प्लास्टिक की जो है हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस कम है। तो आजकल जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो हम प्लास्टिक की ही यूज़ करते हैं। अगर हम यूज़ के बेसिस पे देखें तो हमारे पास तीन तरह की हैं, कफ्ड, अनकफ्ड एंड फेनेस्ट्रेटेड। सबसे पहले जो कफ्ड है, जो हमने अभी देखा था कि ट्रेकेओस्टमी ट्यूब में कफ प्रेजेंट होता है, जिसमें हम एयर फिल करते हैं। कितनी एयर फिल करते हैं, 2 ml एयर इसके अंदर हम यहाँ से फिल करेंगे। इस वाल्व के थ्रू, सिरिंज के थ्रू हम क्या करेंगे, 2 ml एयर इसको इन्फ्लेट करने के लिए इसके अंदर फिल करेंगे। ये हमारी कफ्ड है। एडल्ट का ट्रेकिया का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं कफ्ड ट्रेकियल ट्यूब्स। जो अनकफ्ड है, ये वाली हमारी अनकफ्ड है, इसमें कोई कफ प्रेजेंट नहीं है। ये हम यूज करेंगे पीडियाट्रिक या इन्फेंट के केस में। उनका एयरवे का साइज छोटा होता है, इसलिए हम उनमें अनकफ्ड ट्रेकियल ट्यूब रेफर करते हैं। थर्ड टाइप है हमारी फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेशन का मतलब है ओपनिंग। ये हमारी ओपनिंग है, ये हमारी ट्रेकेओस्टमी ट्यूब है जिसमें कि ओपनिंग प्रेजेंट है, फेनेस्ट्रेशन है, उसे हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेओस्टमी ट्यूब। अब इसका यूज क्या है, फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेओस्टमी ट्यूब उन्हीं पेशेंट में यूज होती है जिनमें हमें प्रॉपर वेंटिलेटर सपोर्ट की नीड नहीं है। यानी पेशेंट खुद से एफर्ट्स लगा रहा है, खुद से ब्रीथ कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, इनहेल कर रहा है और ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है। तो अब इसका यूज क्या है ट्रेकेओस्टमी ट्यूब का, ये जो फेनेस्ट्रेशन है इसकी वजह से पेशेंट बोल पाता है। ये हमारी स्पीकिंग में हेल्प करती है। कैसे करती है, ये हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अब जब भी हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस जब हम अंदर लेंगे तब हम नहीं बोल पाते। जब हम एक्सहेल करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे, ये जो लैरिंग्स है इसमें जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहेंगी, जब इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करेगी उसकी वजह से जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट करती हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। अब पहले जो हमने ट्रेकेओस्मी ट्यूब यूज की थी, कफ्ड की थी, अनकफ्ड की थी, उस केस में क्या था,
ये है हमारी ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब। यहाँ से हम पेशेंट को ऑक्सीजन या एयर दे रहे थे। यहाँ पे कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं थी, जिसकी वजह से क्या था, एयर यहीं से अंदर जा रही है और यहीं से बाहर आ रही है। यहाँ पे यहाँ से कोई एयर बाहर नहीं जा पा रही, यानी माउथ के थ्रू या लैरिंग्स के थ्रू बाहर नहीं जा रही है, जिसकी वजह से पेशेंट बोल नहीं पा रहा है। लेकिन इस केस में हमने क्या किया, एक ओपनिंग बना दी। अब जब पेशेंट एक्सेल करेगा तो इस ओपनिंग के थ्रू जो एयर है वो कहाँ जाएगी, लैरिंग्स तक जाएगी, वोकल कॉर्ड्स के ऊपर स्ट्राइक करेगी, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगी और पेशेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी बोल सकता है। तो जिस केस में एयर लीकेज पेशेंट टॉलरेट कर सकता है वेंटिलेटर की ऑक्सीजन सपोर्ट की, उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं ताकि पेशेंट बोल पाए साथ। ओपनिंग होती है इसका, जो हमारा ये आउटर कैनुला है या ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब आप बोलेंगे, उसमें आउटर कैनुला में एक होल प्रेजेंट होता है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है, फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट होती है। बोलने में, स्पीकिंग में हेल्प करती है। उन पेशेंट में हम यूज नहीं करते हैं जिनको प्रॉपर वेंटिलेशन की जरूरत है, यानी जो वेंटिलेटर पे ही डिपेंड है, और एयर लीकेज, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, एयर लीकेज हो रही है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, यहाँ से एयर लीक होगी, प्रॉपर लंग्स तक नहीं जाएगी। तो जो पेशेंट ये टॉलरेट नहीं कर सकता है एयर लीकेज, उसमें हम ये यूज नहीं करेंगे। हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रहता है। एस्पिरेशन क्यों रहता है, अब यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है, एयरवे में सिक्रीशंस होती हैं, या पेशेंट कुछ ओरली ले रहा है, फ्लूइड ले रहा है या खाना खा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो सिक्रीशंस होंगी वो कहाँ आ सकती हैं, इस ट्यूब में जा सकती हैं और ट्यूब के थ्रू हमारे पेशेंट के लंग्स में जा सकती हैं। तो एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा, ये जो हमारी फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब्स हैं ये हमेशा अनकफ्ड होती हैं, अनकफ्ड हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, साइड में से भी सिक्रीशन जो है थोड़ी बहुत पेशेंट के एयरवे में जा सकती है, तो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इसमें हाई रहता है। आपने क्या करना है, पेशेंट में असेस करना है, बिफोर फेनेस्ट्रेशन ट्यूब इंसर्शन आपने असेस करना है कि पेशेंट का स्वेलो रिफ्लेक्स जो है वो अच्छा है या नहीं है, ताकि खाना जो है वो पेशेंट के फूड पाइप में जाए, इसोफेगस में जाए, एयरवे में ना जाए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कंटिन्यूसली इन पेशेंट्स को असेस करना होता है, क्योंकि रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है। इसके अलावा इसके अलावा अगर पेशेंट पेसिम्यूर वाल्व को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी हम फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब यूज करते हैं। पेसिम्यूर वाल्व क्या है, ये हमारा इस तरह का एक वाल्व होता है। अब इसका यूज क्या है, जिन पेशेंट को वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिन पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, या हम वीनिंग कर रहे हैं, या हमारा प्लान है कि पेशेंट में हम डीकैनुलेशन करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो म्यूर वाल्व है इसको प्लेस कर देंगे, इसके थ्रू क्या करेंगे, जो हमारी ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब है इसको क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा, अब जब भी आपने ये म्यूर वाल्व यूज करना है, हमेशा आपने अनकफ करना है। अनकफ्ड ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब में ही हम ये यूज करेंगे। अगर एडल्ट पेशेंट है, आपने कफ्ड ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब यूज किया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डीफ्लेट करना है। जो हमने 2 ml एयर इंसर्ट की थी इन्फ्लेट करने के लिए, उसको रिमूव करेंगे। एयर को रिमूव करने के बाद क्या होगा, यहाँ से थोड़ी बहुत एयर जो है वो साइड में से एयरवे में जा सकती है। और आपने यहाँ से तो सोर्स बंद कर दिया है, जिससे क्या होगा, साइड में से जो एयर जा रही है वो वहीं से पेशेंट इनहेल करेगा, एक्सेल करेगा। अब जब एक्सेल करेगा उस टाइम पे यहाँ से वोकल कॉर्ड्स के ऊपर जो एयर स्ट्राइक करेगी, उससे पेशेंट साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि एयर जा रही है। पहले क्या था, अगर कफ्ड ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब थी, यहाँ पे आपने कफ्ड किया था, यहाँ से एयर ऊपर नहीं जा रही थी, पेशेंट बोल नहीं पा रहा था। लेकिन अब आपने क्या किया, डिफ्लेट कर दिया और यहाँ से साइड में से पेशेंट बोल पा रहा है। लेकिन अगर पेशेंट ये म्यूर वेल को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, इनहेल और एक्सेल करने में उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब यूज करते हैं। फेनेस्ट्रेशन से क्या होगा, पेशेंट इनहेल कर रहा है, आराम से एक्सेल कर रहा है, एक्सेल करते टाइम जो ओपनिंग है वहां से एयर जा रही है, पेशेंट साथ में बोल भी पा रहा है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, जो हमारी कफ्ड ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब थी, हमें क्लोज्ड वेंटिलेशन सर्किट चाहिए, जिसमें पेशेंट एयर लीकेज टॉलरेट नहीं कर सकता, प्रॉपर वेंटिलेटर की जरूरत है, उस केस में हम कफ यूज करेंगे। दूसरा, हम एडल्ट के केस में कफ यूज करते हैं, एडल्ट के केस में कफ यूज करते हैं। और अगर एस्पिरेशन प्रिवेंट करनी है, ठीक है, अब इस केस में क्या था, जो ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब थी, ये हमारा एयरवे है, यहाँ पे हमने कफ यूज किया, जिसकी वजह से सिक्रीशन जो है वो अंदर नहीं जा पाती है, तो एस्पिरेशन प्रिवेंट करनी है, उस केस में भी आप कफ यूज करेंगे। जब भी हम वेंटिलेटर यूज कर रहे हैं उस टाइम पे हमने कफ इन्फ्लेट करके रखने हैं, अगर हम कफ्ड और प्रॉपर वेंटिलेशन दे रहे हैं पेशेंट को,
कफ इतना इन्फ्लेट होना चाहिए कि मिनिमल एयर लीकेज हो, बहुत कम एयर लीकेज हो, ताकि पेशेंट में प्रॉपर आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर पाएँ। और कफ जब भी आपने स्पीकिंग वाल्व मयूर वाल्व यूज करना है, उस टाइम पे आपने कफ को डिफ्लेट करना है। दूसरी है हमारे पास अनकफ्ड। अनकफ्ड हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स में यूज करते हैं, या फिर जो कफ्ड है उसको डिफ्लेट करके भी आप एडल्ट पेशेंट में यूज कर सकते हैं जिनमें ट्रेकिया की प्रॉब्लम हो। आपने कफ को इन्फ्लेट नहीं किया। अगर पेशेंट में ट्रेकिया में कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में आप अनकफ्ड ही यूज करेंगे। और जो पेशेंट डीकैनुलेशन के लिए रेडी हैं, यानी पेशेंट सैचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, उनमें भी आप अनकफ्ड यूज कर सकते हैं। इसके साथ पेशेंट खाने में भी आसानी रहेगी, उसको बोलने में भी आसानी रहेगी स्पीकिंग वेल्व के साथ। दूसरा, जब भी आपने अनकफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब यूज करनी है, पेशेंट का हेड एंड एलिवेट ही रखना है ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करे। तीसरी है हमारे पास फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ये हम उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जिनमें हमने वीनिंग करनी है, या फिर डीकैनुलेशन का प्लान है, या फिर पेशेंट जो है वो स्पीकिंग वाल्व म्यूर वाल्व यूज़ नहीं कर पा रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। इस केस में हाई रिस्क रहता है ग्रैनुला फॉर्मेशन का। ग्रैन्युलोमा कैसे बनेगा? अब जो हमने फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब थी उसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट थी। अब ये ओपनिंग की वजह से क्या हो सकता है, या तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, या जो हमारी ट्रेकिया की लाइनिंग है ये उसको इरिटेट कर सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन की वजह से हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आएगा, और जो मैक्रोफेजेस हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होके ग्रैनुलोमा बना सकते हैं। तो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन का हाई रिस्क रहता है कि एबनॉर्मल मास बन सकता है इरिटेशन की वजह से, या फिर पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को। दूसरा, पेशेंट को वेंटिलेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें एयर लीकेज ज़्यादा है, इसलिए पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगी। तो उन केस में हमने यूज़ नहीं करना है जिनमें पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। जिस केस में प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, कफ्ड यूज़ करेंगे। जो हम वीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या बोलने के लिए पेशेंट को आसानी रहे, उसमें हम अनकफ्ड यूज़ करेंगे, या पीडियाट्रिक पेशेंट में अनकफ्ड यूज़ करेंगे। फेनेस्ट्रेटेड भी हम एयर लीकेज टॉलरेट कर सकता है या वीनिंग करवानी है, उन केस में भी हम फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब यूज करेंगे। या फिर जो पेशेंट म्यूर वाल्व टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उस केस में भी हम फेनेस्ट्रेटेड टीटी ट्यूब यूज करेंगे। अब जो हमारा कफ प्रेशर रहता है, कफ प्रेशर रहता है 18 टू 25 mm ऑफ HG, या फिर 20 टू 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इसमें हम 2 ml एयर यूज करते हैं टीटी कफ को इन्फ्लेट करने के लिए। अब सक्शनिंग, सक्शनिंग जो रहती है, एयरवे में सिक्रेशंस होंगी, ट्रेकेओस्मी ट्यूब जो है इसमें आपको सक्शनिंग करनी पड़ेगी। 2 आवरली सक्शन आपने करना है, या फिर जब भी पेशेंट में सिक्रेशंस आ रही हैं, एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स आपको सुनने को मिल रही हैं, तो उस केस में भी आप सक्शन करेंगे। अब ये हमारा सक्शन कैथेटर है। ये हमारे पास जो सक्शन है, सक्शन ट्यूब है, इसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। अगर ये अनकवर है, आपने इसको कवर नहीं किया है, जब तक आपने इसको कवर नहीं किया है, सक्शन प्रेशर जनरेट नहीं होगा। जैसे ही आप इसको थंब के साथ कवर कर रहे हैं, वैसे ही सक्शन प्रेशर जनरेट होगा और सिक्रेशन जो है वो सक्शन होंगी। तो आपने सक्शन प्रेशर कब अप्लाई करना है? सबसे पहले आपने ये जो थंब है इसको प्लेस नहीं करना है, सक्शन कैथेटर आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जब आप इसे रिमूव करने लगेंगे, तब आपने इसे क्लोज करना है। तब सक्शन प्रेशर जनरेट होगा। उस टाइम पे जो सिक्रेशंस हैं वो सक्शन होंगी। ठीक है? सक्शन प्रेशर कब अप्लाई करना है? जब आप सक्शन कैथेटर को बाहर निकाल रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, उस टाइम पे हम सक्शन प्रेशर लगाते हैं। इंसर्ट करते टाइम हम कभी भी सक्शन प्रेशर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, जब भी आपको लग रहा है सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है, या फिर आप एवरी 2 आवरली पेशेंट को असेस करके सक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर विजिबल सिक्रेशंस हैं, एबनॉर्मल साउंड, आपको ब्रीदिंग साउंड सुनने को मिल रही है, रोंकाई है, रेटलिंग है, या फिर वेंटिलेटर के साथ पेशेंट अटैच है और वेंटिलेटर अलार्म, हाई पीक प्रेशर अलार्म जो है वेंटिलेटर दे रहा है, या फिर पेशेंट कफ कर रहा है, उस केस में आप सक्शन कर सकते हैं। सक्शनिंग की टाइमिंग कितनी रहती है? 10 सेकंड से ज़्यादा हम कभी भी सक्शन नहीं करते हैं। अगर आप लंबे टाइम के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए सक्शन करेंगे तो पेशेंट में हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हमेशा सक्शन करने से पहले पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना है, हाइपर वेंटिलेट करना है। 30 सेकंड्स के लिए एम्बू बैग के साथ हम पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे। सक्शन करने से पहले भी और सक्शन करने के बाद भी आपने पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है, ऑक्सीजनेट करना है। पोजीशन, सक्शनिंग के टाइम पे पेशेंट का बेड एंड जो रहेगा 15 टू 30 डिग्री तक आप उसे एलिवेट करके रखेंगे। और जब भी आपने जो ये हमारी ट्रेकेओस्मी ट्यूब है इसकी ड्रेसिंग चेंज करनी है, उससे पहले भी हम पेशेंट को सक्शन करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। सक्शन कैथेटर के प्रेशर, जो हमारा प्रीटर्म बेबी है, उसमें हम 40 टू 60 mm ऑफ एजी प्रेशर सेट करते हैं।
इन्फेंट में 60 टू 80, चाइल्ड में 80 टू 100, एडल्ट में 100 टू 120। ये हमारा प्रेशर है जो हम सक्शन प्रेशर सेट करेंगे सक्शन करते टाइम। इससे ज़्यादा प्रेशर अगर आप सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एज तो वो डैमेज कर सकता है एयरवे को। नेक्स्ट है स्टोमा केयर। जो हमने ये ओपनिंग बनाई, स्टोमा बनाया, इसकी केयर आप पेशेंट में क्या-क्या करेंगे? पेशेंट में टीटी ट्यूब इंसर्टेड है, तो ड्रेसिंग जो है आपने एवरी शिफ्ट जो है ड्रेसिंग चेंज करनी है। अगर फ्रेश ट्रेकियोस्मी ट्यूब इंसर्ट किया तो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए आप ट्रेकियोस्मी ड्रेसिंग नहीं करते हैं अनलेस वो स्वेल्ड है, ब्लड है या सिक्रीशंस हैं। अदरवाइज हम 24 आवर्स के लिए उसे अवॉइड करेंगे। ये हमारा वेलक्रो स्ट्रैप है जो ब्लू कलर का है। उसका प्रोसीजर क्या रहेगा ड्रेसिंग करने का, ट्रेकियोस्मी केयर का? जैसे कि हमने देखा कि ड्रेसिंग से पहले हमने पेशेंट को सक्शन करना है। सक्शनिंग करने के बाद क्लीन ग्लव्स वियर करना है। क्लीन ग्लव्स के साथ हम जो वेलक्रो स्ट्रैप है इससे आप इसके नॉट को लूज करेंगे। उसके बाद जो आपने ड्रेसिंग अप्लाई की है वो लूज करनी है। इसके साथ एक और स्टाफ होगा जो आपकी हेल्प करेगा। जो क्या करेगा, जब आप ये ड्रेसिंग रिमूव कर रहे हैं इसके सराउंडिंग में आपने जो भी ड्रेसिंग कर रखी है उसे आप रिमूव कर रहे हैं, उस टाइम पे इस ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को फेलेंजेस से होल्ड करके इसे प्लेस पे रखेगा ताकि ये आउट ना हो जाए। उसके बाद ड्रेसिंग निकालने के बाद आपने स्टेराइल ग्लव्स वियर करने हैं और जो स्टोमा है उसको क्लीन करना है। कैसे करना है, उसे हम सर्कुलर मोशन में क्लीन करते हैं। 0.9% एनएस के साथ आप उसे सर्कुलर मोशन में क्लीन करेंगे। जब आप क्लीन कर रहे हैं, पहले आपने जो ऑपोजिट साइड है, अगर राइट साइड में है आप, तो पहले आपने पेशेंट की लेफ्ट साइड वाला एरिया क्लीन करना है, यानी दूर वाला पहले क्लीन करना है, उसके बाद आप नजदीक वाला क्लीन करेंगे। असेस स्टोमा फॉर कलर। जो ओपनिंग है उसका कलर देखना है, साइनोसिस के लिए देखना है, ब्लूइश डिस्कलरेशन के लिए देखना है, सिक्रेशंस के लिए देखना है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, उसमें इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, उसके साइंस के लिए आपने स्टोमा को असेस करना है। उसके बाद जो आपने की होल ड्रेसिंग है उसको चेंज करना है। ये जो आपको लाइट पिंक कलर की देखने को मिल रही है ये हमारी की होल ड्रेसिंग है। ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल की बनी होती है। एब्जॉर्बेंट मटेरियल, अगर कोई भी सिक्रेशंस आ रही हैं तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगी जिसकी वजह से साइड में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये हमने डेली चेंज करनी है, या फिर सॉइल्ड है या इसमें ब्लड है, सिक्रेशंस है, वेट है तो आप पहले भी चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट डेली आपको ये ड्रेसिंग चेंज करनी ही करनी है। उसके बाद ये ड्रेसिंग चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, वेलक्रो स्ट्रैप के साथ आप इसे फिक्स कर देंगे। वेलक्रो स्ट्रैप जो है आपको हफ्ते में एक बार वीकली चेंज करना है, या फिर अगर उससे पहले स्वेल्ड हो रहा है तब आप उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए पहले भी चेंज कर सकते हैं। आफ्टर ड्रेसिंग आपने फिक्स कर दिया, जो वेलक्रो स्ट्रैप है उसको फिक्स कर दिया, उसके बाद आपने इनर कैनुला जो है वो क्लीन करना है। इनर कैनुला एवरी शिफ्ट आप क्लीन करेंगे और इसके लिए जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं 3% H2O2, 0.9% NS के साथ आप इसे क्लीन करेंगे। अब इसमें आपने जो ये H2O2 क्लीन किया है 3%, उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली उसे क्लीन करके पेस्ट कर देंगे तो एयरवे इरिटेट होगा। तो आपने उसको रिंस करना है 0.9% एनएस में। उसको रिंस करने के बाद वेट आप पेशेंट में इंसर्ट नहीं करेंगे। पहले उसे क्या करेंगे, एक स्टेराइल कंटेनर में गॉस पीस के ऊपर रखेंगे और उसको एयर ड्राई होने देंगे। उसके बाद आपने इनर कैनुला रीइंसर्ट करना है। पहले हमने क्या किया, सक्शनिंग की। सक्शनिंग करने के बाद क्लीन ग्लव्स वियर किए। ग्लव्स वियर करने के बाद जो हमने ड्रेसिंग है वो वेलक्रो स्ट्रैप है लूज किया, ड्रेसिंग चेंज की। उसके बाद हमने स्टोमा को क्लीन किया। स्टोमा 0.9% एनएस से आपने क्लीन किया। उसके बाद आपने की होल ड्रेसिंग चेंज की। उसके बाद इसको फिर से फिक्स किया। फिक्स करने के बाद इनर कैनुला क्लीन किया। और जो हमारा ये वेलक्रो स्ट्रैप है, वेलक्रो स्ट्रैप जो है 2 फिंगर लूज होना चाहिए ताकि पेशेंट को प्रेशर इंजरी ना हो। जिस पेशेंट में ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इंट्यूबेशन हुई है उसकी बेड साइड पे आप क्या-क्या प्लेस करेंगे? उसमें हम हमारे पास 2 ट्रेकियोस्टमी ट्यूब बेड साइड पे होनी चाहिए हमेशा, एक सेम साइज़ की, एक स्मॉल साइज़ की। ऑब्ट्यूरेटर जो है स्टेराइल कंटेनर में आपने रखना है पेशेंट के बेड साइड में, ताकि अगर एक्सीडेंटल रिमूवल होता है उसका तो आप फिर से जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है उसे रीइंसर्ट करने की कोशिश कर सकें, रीइंसर्ट कर सकें। इनर कैनुला एक एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि अगर वो ब्लॉक होता है, सिक्रीशंस है उसमें, इमरजेंसी में आप दूसरा इंसर्ट कर सकें। एम्बू बैग होना चाहिए पेशेंट को इमरजेंसी में हाइपर वेंटिलेट करने के लिए। ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, सक्शनिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ट्रेकियोस्टमी सेट जिसमें डायलेटर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये सब कुछ पेशेंट की बेड साइड पे आपको, जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इंट्यूबेटेड पेशेंट है उनकी बेड साइड पे हमेशा ये सब कुछ प्रेजेंट रखना है। इसके अलावा एक हमारे पास आता है हाइड्रोटेक फिल्टर।
हाइड्रोटेक फिल्टर क्या है? ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये हमारा हाइड्रोटेक फिल्टर है। इसलिए यूज होता है, वीनिंग में यूज होता है। अगर पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर पा रहा है, एनवायरमेंटल एयर पे सेचुरेशन मेंटेन कर पा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रेकेओस्मी ट्यूब है उसके साथ हम ये हाइड्रोटेक फिल्टर अटैच कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड एयर अंदर जाएगी। ये ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, दूसरा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी प्रिवेंट करता है अंदर जाने से। थोड़ा कॉस्टली होता है, तो ये ड्यूरिंग एक्सहेलेशन लॉस ऑफ हीट और मॉइस्चर को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब नेक्स्ट आपके पास एक क्राइटेरिया है, जिसमें अगर पेशेंट एक्सीडेंटली कफ करके जो ट्रेकेओस्मी ट्यूब है उसको रिमूव कर देता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? अदर स्टोमा केसेस में हमने पढ़ा है कि जब भी ट्यूब रिमूव होती है तो हमने जो स्टोमा है उसको वेट गॉज के साथ कवर करना है, वेट स्टेराइल गॉज के साथ कवर करना है। लेकिन इन केस ऑफ ट्रेकेओस्मी ट्यूब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेवर कवर ट्रेकेओस्मी स्टोमा, क्योंकि पेशेंट वहीं से इनहेल कर रहा है, वहीं से एक्सहेल कर रहा है। अगर आप उसे ही क्लोज कर देंगे तो पेशेंट इनहेल एक्सहेल नहीं कर पाएगा। तो उसे कभी भी कवर नहीं करना है। ट्राई करना है आपने कि आप ऑब्ट्यूरेटर के साथ जो ट्रेकेओस्मी ट्यूब है उसको फिर से इंसर्ट करें, और उसके बाद एम्बू बैग के साथ पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है, और रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो है उसको हमने एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट, ट्रेकेओस्मी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? पेरी ऑपरेटिवली जब आप ट्रेकेओस्मी कर रहे हैं उस टाइम पे हैमरेज हो सकता है, ब्लीड कर सकता है पेशेंट ज़्यादा, ट्यूब की मिसप्लेसमेंट हो सकती है, ट्यूब जो है वो ट्रेकिया के, अगर आपने ज़्यादा इंसर्ट कर दी उसकी वजह से जो हमारे ट्रेकिया के आगे के ब्रोंकस हैं उनमें जा सकती है। न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स कैसे हो सकता है? अगर एयर लीकेज हो रहा है, अगर लंग्स और चेस्ट वॉल, जो हमारे लंग्स हैं इनके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, अगर इस मेम्ब्रेन में जो एयर है बाई मिस्टेक लीक हो जाती है, उस वजह से जो एयर फिल हो जाएगी यहाँ पे, उसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा? न्यूमोथोरैक्स। सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा हो जाता है, अगर एयर जो है अंडर द स्किन लीक कर जाती है, ट्रैप हो जाती है वहां पे, उसकी वजह से सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा होगा। पोस्ट ऑपरेटिवली 7 दिन के अंदर अंदर, यानी ट्रेकेओस्मी ट्यूब इंसर्ट करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं? ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, सिक्रीशंस के साथ हो सकती है, पेशेंट ब्लीड कर रहा है उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ट्यूब की, ट्यूब ज्यादा अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। आपने पेशेंट के अंदर कुछ ट्यूब इंसर्ट की है, ओपनिंग बना के, उसकी वजह से पेशेंट इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रोन होगा, तो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक तक जा सकता है, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, अल्सर्स बन सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकती है। अब जो ट्यूब है ये एयरवे के अंदर आपने इंसर्ट की है, अगर आपने कफ्ड ट्यूब इंसर्ट किया तो ये कफ्ड ट्यूब क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से अल्सरेशन या फिर नेक्रोसिस हो सकती है। लेट कॉम्प्लिकेशन, 7 दिन के बाद पेशेंट में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? ग्रैनुलोमा देखने को मिल सकता है, इस तरह से अबनॉर्मल मास बन जाएगा। क्यों बनेगा? ये ज्यादातर बनता है हमारी फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब के केस में, जिसमें जो उसकी ओपनिंग है, फेनेस्ट्रेशन है, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो रही है या इन्फ्लामेशन हो रही है। ट्रेकियल डायलेशन हैज अ कॉम्प्लिकेशन, लंबे टाइम के लिए आपने पेशेंट को इंट्यूबेट करके रखा है, उसकी वजह से ट्रेकिया डायलेट हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकती है, नैरोइंग हो सकती है, ट्रेकियोमलेशिया हो सकता है। ट्रेकोमलेशिया का मतलब है अगर प्रेशर एयर फ्लो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स हो सकता है। इसके अलावा स्कार बन सकते हैं, विजिबल स्कार, नेक पे आपने इंसिजन लगाई है उसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर हेमरेज हो सकता है। लास्ट है हमारे पास डीकैनुलेशन कैप। ये जो आपको रेड कलर की देखने को मिल रही है ये हमारी डीकैनुलेशन कैप है। डीकैनुलेशन हमने बोला था कि अगर आपने ट्रेकेओस्मी ट्यूब को रिमूव करना है तो उसे हम बोलते हैं डीकैनुलेशन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीकैनुलेशन कैप। क्या करेंगे? इससे हम जो हमारी ट्रेकेओस्मी ट्यूब की ओपनिंग है उसे बंद कर देंगे। क्यों करेंगे? ये देखने के लिए कि पेशेंट जो है रूम एयर पे खुद से वेंटिलेशन जो है मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल के लिए हम ये यूज करेंगे। अब इस कैप को अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है? जो कफ है उसको रिमूव करना है, क्योंकि हमने क्या देखा, जो ट्रेकेओस्मी ट्यूब है अगर वो कफ्ड होगी तो एयर ना तो अंदर जाएगी ना तो बाहर आएगी। तो पहले आपने क्या करना है? इसको डिफ्लेट करना है। डिफ्लेट करने से क्या होगा? ट्यूब के साइड में से एयर अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है, तभी पेशेंट ब्रीद कर पाए। अगर पेशेंट को 48 आवर्स तक ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं हो रही है तो आपका ट्रायल सक्सेसफुल है और आप पेशेंट में डीकैनुलेशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।